क्या यूरोप वाकई अमेरिका का विकल्प बन सकता है? क्या भारतीय युवाओं के लिए अमेरिकन ड्रीम के बाद अब यूरोपियन अपॉर्चुनिटी का दौर शुरू होने वाला है? और अचानक यूरोप को भारतीयों की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? आज हम उस समझौते का विश्लेषण करेंगे जिसकी नींव 19 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे अंजाम तक पहुंचाया है। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ और H-1B वीजा की मार है, तो दूसरी तरफ यूरोप ने भारत के लिए अपने दरवाजे, खिड़कियां और दिल तीनों खोल दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब यूरोपियन यूनियन के दो सबसे बड़े लीडर्स दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के गवाह बने। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा दोनों मुख्य अतिथि बने। ये महज संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी रणनीति है। भारत और यूरोप के बीच होने वाले समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं बताऊंगी आपको। इसका आपकी नौकरी, आपकी जेब और आपके भविष्य पर क्या असर होगा, इसकी बात भी करेंगे। तो पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली में हुई भारत और यूरोपीय संघ के बीच की बैठक की बात करते हैं। इस बैठक में क्या क्या समझौते हुए, पहले वो जान लीजिए। सबसे पहले FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातचीत का समापन हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे को समझौतों की कॉपी सौंपी। डील के तहत भारत ने यूरोप से आने वाले कई उत्पादों पर भारी टैक्स खत्म या बहुत कम करने पर सहमति जताई है। मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों का करीब 90% सामान अब टैक्स फ्री होगा। ऑलिव ऑयल, मार्गरीन और दूसरे वनस्पति तेलों पर अब 0 टैक्स लगेगा। यूरोपीय देशों की शराब पर लगने वाले 150% टैरिफ को घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। यूरोपीय कारों के लिए हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का कोटा तय किया है। धीरे धीरे आयात शुल्क घटाकर 10% तक लाया जाएगा। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर मुहर लगी है। यूरोप और भारत दोनों चीन के बढ़ते प्रभाव और आतंकवाद को लेकर चिंतित हैं। दोनों चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में बैलेंस बना रहे। क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप भी एक बड़ा क्षेत्र है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। यूरोप क्लाइमेट एक्शन में सबसे आगे है। दोनों मिलकर ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। अप्रैल 2022 में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी TTC लॉन्च हुई थी। इसके तहत डिजिटल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है। स्पेस कॉर्पोरेशन में भी इसरो और ESA मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC, ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो भारत को मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ेगा। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर भी है। यह FTA भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। मदर ऑफ ऑल डील्स, इस भारी भरकम शब्द के क्या मायने हैं? आखिर एक ट्रेड एग्रीमेंट को इतना बड़ा नाम क्यों दिया गया? इसकी पहली वजह है स्केल। यह समझौता भारत ने किसी एक देश के साथ नहीं किया है, बल्कि एक साथ 27 देशों के पूरे ब्लॉक के साथ किया है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, यूरोप की पूरी ताकत इस एक समझौते में शामिल है। जब आप 27 देशों के बाजार को एक साथ अनलॉक करते हैं तो वो सिर्फ एक डील नहीं रहती, एक महा समझौता बन जाता है। दूसरी वजह है इसका दायरा। आमतौर पर FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सिर्फ सामानों के आयात निर्यात तक सीमित होते हैं, लेकिन यह डील अलग है। इसमें 3 चीजें एक साथ हैं। ना के बराबर टैक्स पर सामान बेचना, यूरोपीय कंपनियों का भारत में पैसा लगाना और सबसे अहम, भारतीय लोगों का यूरोप जाकर काम करना। इतिहास में बहुत कम ऐसे समझौते हुए हैं जहां माइग्रेशन यानी लोगों की आवाजाही को ट्रेड डील का मुख्य हिस्सा बनाया गया है। यूरोप पहली बार अपनी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी में इतनी बड़ी ढील दे रहा है। तीसरी वजह है जियोपॉलिटिक्स। ये डील सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, ये चीन को काउंटर करने और अमेरिका पर निर्भरता कम करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसलिए एक्सपर्ट्स इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, क्योंकि ये भारत के अगले 20 साल की दिशा तय करेगी। लेकिन ये सफलता रातों रात नहीं मिली है।
इस समझौते के पीछे 19 साल का लंबा संघर्ष, कूटनीतिक उतार चढ़ाव और 2 प्रधानमंत्रियों की अलग अलग भूमिका रही है। साल 2007 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ब्रसल्स में इस सपने की नींव रखी थी। बातचीत शुरू हुई जिसे ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA नाम दिया गया, लेकिन राह आसान नहीं थी। 2007 से 2013 तक कई राउंड की बातचीत हुई मगर बात नहीं बनी। पेच फंसा था शराब और गाड़ियों पर। यूरोप चाहता था कि भारत उनकी महंगी वाइन और कारों पर टैक्स कम करे, जबकि भारत चाहता था कि यूरोप हमारे प्रोफेशनल्स को आसानी से वीजा दे। 2013 में बातचीत पूरी तरह ठप हो गई। फिर आया साल 2014 और हुआ सत्ता परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। शुरुआत में तो यूरोप के साथ FTA पर कोई खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन कोविड के बाद दुनिया बदल गई। पीएम मोदी ने इस ठंडे पड़े रिश्ते में नई जान फूंकी। उन्होंने इसे सिर्फ व्यापार के चश्मे से नहीं बल्कि रणनीति के चश्मे से भी देखा। मई 2021 में पीएम मोदी ने पुर्तगाल के पोर्तो शहर में यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की और इस टूटी हुई बातचीत को दोबारा शुरू किया। फिर दिसंबर 2025 में यूरोप के ट्रेड कमिश्नर दिल्ली आए और उसके बाद से इसमें तेजी आई। तो आज जब ये समझौता हो गया है तो इसका क्रेडिट किसी एक को नहीं बल्कि भारत की निरंतरता को जाता है। नींव मनमोहन सिंह ने रखी और उस पर इमारत नरेंद्र मोदी ने खड़ी की। ये मदर ऑफ ऑल डील्स इस वक्त क्यों हो रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया और भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स की एंट्री दे, लेकिन भारत सरकार अपने किसानों के हितों को लेकर साफ है कि वो कोई समझौता नहीं करेगी। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने भी नवंबर 2025 में अमेरिकी दालों पर 30% टैरिफ बढ़ा दिया। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, इस बीच H1B वीजा की समस्याएं भी लगातार बढ़ी हैं। ग्रीन कार्ड का बैकलॉग, नौकरी की अनिश्चितता और ट्रंप प्रशासन का अप्रत्याशित रवैया, इन सब ने भारतीय प्रोफेशनल्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हजारों भारतीय जो अमेरिकन ड्रीम देख रहे थे अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं और ठीक इसी वक्त यूरोप ने हाथ बढ़ाया है। यूरोपीय यूनियन भारत को एक वैकल्पिक बाजार के रूप में देख रहा है। ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म यानी वैश्विक संरक्षणवाद, इसके दौर में यूरोप भी अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। खासकर चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति में भारत एक बड़ा विकल्प है। तो एक तरफ अमेरिका के साथ टेंशन है, दूसरी तरफ यूरोप के साथ मौका। भारत और यूरोप दोनों के लिए ही ये टाइमिंग परफेक्ट है, खासकर भारतीय युवाओं के लिए तो और भी ज्यादा परफेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि यूरोप इतना मेहरबान है क्यों हम पर? क्या उन्हें अचानक भारत से लगाव हो गया है? तो नहीं, ये लगाव नहीं, मजबूरी है। यूरोप बूढ़ा हो रहा है, उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग नहीं, उनकी आबादी घट रही है। मनमोहन सिंह के समय में यूरोप को सिर्फ अपना सामान बेचने के लिए भारत का बाजार चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार के वक्त में यूरोप को सामान बेचने के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए भारतीय दिमाग और भारतीय हाथ भी चाहिए। 2024 के अंत तक यूरोप में करीब 9,31,000 भारतीय नागरिक रह रहे थे। ये संख्या तेजी से बढ़ रही है, खासकर जर्मनी में। वहां भारतीय छात्र सबसे बड़ा विदेशी ग्रुप बन चुके हैं। यूरोप समझ गया है कि अगर अपनी अर्थव्यवस्था बचानी है तो भारतीयों को वीजा देना ही पड़ेगा। इसी बात का फायदा भारत ने बातचीत की मेज पर उठाया। इसके अलावा यूरोपीय संघ भारत में यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस खोलने की योजना बना रहा है। ये खास तौर पर IT प्रोफेशनल के लिए होगा, जो कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाएगा। समझौता हो गया, पता चल गया यूरोप भारतीयों को आसानी से वीजा देगा, लेकिन वहां हमारे लोगों को नौकरियां किस तरह की मिलेंगी? ये सवाल भी आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो देखिए, इस बार बात सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नहीं हुई है, बल्कि ये डील बहुत व्यापक है। पहला, IT और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए मल्टी ईयर बिजनेस वीजा दिया जाएगा। मतलब आप एक बार वीजा लेंगे तो कई साल तक यूरोप में काम कर सकेंगे। अभी तक जो झंझट थी वो बार बार रिन्यूअल की थी, वो अब खत्म होगी। दूसरा, नर्सिंग और आर्किटेक्चर में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आपसी मान्यता होगी, यानी दोनों देश एक दूसरे के प्रोफेशनल्स को मान्यता देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप भारत से नर्सिंग की डिग्री लेकर निकले हैं तो यूरोप उसे मान्यता देगा, आपको दोबारा एग्जाम देकर सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। आर्किटेक्ट्स के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा।
तीसरा, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर भारतीय कर्मचारियों की जरूरत है। इसलिए भारतीय निर्माण कंपनियां इस फैसले को गेम चेंजर मान रही हैं। उनके लिए अब यूरोपियन प्रोजेक्ट्स में काम करना आसान हो जाएगा। वो बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स को वहां भेज सकेंगे। और सबसे खास बात, ब्लू कार्ड धारकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। ब्लू कार्ड एक तरह का वर्क परमिट है जो हाई स्किल प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। 2024 में कुल 78,096 ब्लू कार्ड जारी किए गए, जिसमें से 16,268 भारतीय नागरिकों को दिए गए, लगभग 20%। ये संख्या अब और बढ़ेगी। नौकरी और वर्क परमिट की बात हो गई। अब भारत यूरोप के व्यापारिक रिश्तों पर नजर डालते हैं, क्योंकि लेबर मोबिलिटी डील तो बस एक हिस्सा है, असली तस्वीर इससे बहुत बड़ी है। 2024-25 में भारत यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार 12,48,000 करोड़ रुपए का रहा। ये भारत के कुल व्यापार का 11.5% है। और सबसे बड़ी बात, यूरोपीय यूनियन अब भारत का सबसे बड़ा गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 10 सालों में भारत यूरोप के बीच व्यापार में 90% की वृद्धि हुई है। ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है, ये लगभग 2 गुना हो गया है। भारत यूरोप को तैयार कपड़े, हीरा, जेवर और आईटी सेवाएं निर्यात करता है, जबकि यूरोप से भारी मशीनरी, परिवहन उपकरण और वाइन का आयात होता है। साथ ही सर्विस सेक्टर में भी व्यापार तेजी से बढ़ा है। 2019 में भारत का सर्विस एक्सपोर्ट 2,07,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़कर 4,03,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 2 गुना। ये कहां जा रहा है? आईटी सर्विस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कंसल्टिंग, इन सब में। अब निवेश की बात करते हैं, जो और भी दिलचस्प है। 2023 में यूरोपीय यूनियन का भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 15,26,000 करोड़ रुपए रहा। 2019 में ये सिर्फ 8,96,000 करोड़ रुपए था, मतलब 4 साल में लगभग 70% बढ़ गया। यूरोपीय यूनियन अब भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है। भारत में इस वक्त 6,000 यूरोपीय कंपनियां मौजूद हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार देती हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करती हैं। इसलिए जब कंपनियां दोनों तरफ काम कर रही हैं, तो लोगों को भी आसान वीजा प्रोसेस चाहिए। इस समझौते पर इंडस्ट्रीज की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि असली नफा नुकसान तो जमीन पर ही दिखेगा, बातों में नहीं। आईटीबीपीएम काउंसिल ने खुलकर इस डील का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ब्लू कार्ड नियमों में आसानी से 40% तक समय की बचत होगी। अभी जिस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लगते हैं, वो कुछ हफ्तों में पूरी हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एफटीए से यूरोपीय यूनियन की सर्विस एक्सपोर्ट्स में लगभग 100% का इजाफा हो सकता है और भारतीय सर्विस एक्सपोर्ट्स में 50% बढ़ोतरी का अनुमान है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये डील दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा है। छोटी कंपनियां भी उत्साहित, क्योंकि अब उनके लिए भी यूरोपीय मार्केट में एंट्री आसान होगी। पहले सिर्फ बड़ी कंपनियां ही कर पाती थी, अब छोटे स्टार्टअप्स और एमएसएमई भी अपनी सेवा यूरोप को बेच सकेंगे। लेकिन ये सिर्फ व्यापार या नौकरी की बात नहीं है, असल में भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग की बात भी है। भारत अभी G20 देशों में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। IMF के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से ऊपर है। दुनिया के बड़े देश भारत को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं और यूरोप ने यह समझ लिया है कि भारत के साथ डील करना जरूरी है। माइग्रेशन साझेदारी के जरिए राजनयिक पहुंच बढ़ती है। जब लाखों भारतीय यूरोप में काम करेंगे, तो वो एक तरह के सांस्कृतिक राजदूत, कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाएंगे। मानव केंद्रित संबंध, ह्यूमन सेंटर्ड रिलेशनशिप्स सबसे मजबूत होते हैं और ग्लोबल टैलेंट में भारत की भूमिका भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि इस समझौते में सब अच्छा है, कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता है किसानों के हित की रक्षा। 2020-21 का किसान आंदोलन महीनों तक चला था। सरकार अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे घरेलू किसानों को नुकसान हो। घरेलू उद्योग को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर यूरोप का सामान सस्ता मिलेगा तो भारतीय निर्माताओं को दिक्कत होगी, इसलिए टैरिफ में कमी को बैलेंस करना होगा। यूरोप की अपनी चिंताएं हैं, उन्हें भारतीय मार्केट में पारदर्शिता चाहिए, उनकी संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। ये सब जायज मांगे हैं और इन पर बातचीत चल रही है। यूरोपीय यूनियन में 27 देश, हर देश की अपनी चिंता है। किसी को एग्रीकल्चर की चिंता है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग की। वहां पर भी सबको एक पेज पर लाना आसान नहीं है। हालांकि यूरोपीय कमीशन इस पर काम कर रहा है और भारत में भी अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग मांगे हैं। आईटी इंडस्ट्री कुछ चाहती है, फार्मा कुछ और, टेक्सटाइल्स कुछ और। सबको बैलेंस करना सरकार के लिए एक चुनौती है।
अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, अमेरिका बनाम यूरोप। भारतीयों के लिए बेहतर विकल्प कौन सा है? तो अमेरिका में फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। 50% टैरिफ, H1B वीजा, इन सब की अड़चनें बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ यूरोप के साथ लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, ये समझौता हुआ है, ब्लू कार्ड प्रक्रिया आसान हो रही है। व्यापार की बात करें तो भारत अमेरिका के बीच बातचीत अटकी हुई है, जबकि भारत यूरोप के बीच 12,48,000 करोड़ रुपए का व्यापार है और यूरोप अब भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। फिलहाल अमेरिका में रोजगार के अवसर अनिश्चित है, ग्रीन कार्ड का लंबा बैकलॉग है, भारतीयों को नागरिकता मिलना बहुत मुश्किल है। यूरोप 27 देशों का ब्लॉक है, इसलिए ढेर सारे मौके हैं, योग्यता को पहचान मिल रही है। राजनीतिक वातावरण की बात करें तो ट्रंप का रुख बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा रहता है, अनप्रेडिक्टेबल। कब क्या नया नियम आ जाए कोई नहीं जानता। यूरोप में स्थिरता है, लंबी साझेदारी का माहौल है। तो क्या यूरोप बेहतर है? तो अभी के हालात को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है। पहले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ अमेरिका या कनाडा ही ऑप्शन थे, अब यूरोप एक मजबूत ऑप्शन बनकर उभर रहा है। और विकल्प होना हमेशा अच्छा होता है। नौकरी पेशा, कारोबारी और व्यापार के बाद अब छात्रों की बात पर आते हैं। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा बदलाव आने वाला है। पिछले 20 सालों में 6,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये यूरोप की एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप है जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए दी जाती है। अब इस नई डील के बाद छात्रों को और ज्यादा मौके मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, पढ़ाई के बाद काम करने का रास्ता आसान होगा। अभी जो दिक्कत है वो ये कि बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन वर्क परमिट मिलना मुश्किल होता है। लेकिन इस समझौते के बाद ये प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। यहाँ भारतीय प्रवासियों की बात करना भी जरूरी है। दुनिया भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं और यूरोप में करीब 9,31,000। ये लोग भारत के सबसे बड़े एम्बेसडर्स हैं। जब हजारों भारतीय यूरोप में काम करने जाएंगे तो वो न सिर्फ पैसे कमाएंगे बल्कि भारतीय संस्कृति, मूल्यों और क्षमताओं को भी दिखाएंगे। भारतीय प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में अपनी मेहनत और काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। सिलिकॉन वैली में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। ऐसा ही यूरोप में भी होगा। आने वाले कुछ सालों में यूरोप की बड़ी कंपनियों में भारतीयों की भूमिका और बढ़ेगी। इसके अलावा जो भारतीय यूरोप में सेटल हो जाएंगे वो भारत यूरोप के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे। बिजनेस कनेक्शंस बढ़ेंगे और सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। तो कुल मिलाकर ये समझौता हर तरीके से दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। दुनिया बदल रही है, अमेरिका के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो यूरोप अपने दरवाजे खोल रहा है। और समझदार वही है जो हवा का रुख पहचान ले। ये डील भारत के युवाओं के लिए गेम चेंजर हो सकती है। वीजा की लंबी लाइनों से मुक्ति, स्किल का सम्मान और एक बेहतर भविष्य। 19 साल के इंतजार का फल मिल गया है। अब गेंद हमारे पाले में है। क्या हम यानी भारत के लोग इस मदर ऑफ ऑल डील्स को मदर ऑफ ऑल सक्सेस में बदल पाते हैं या नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है। आपकी क्या राय है? क्या यूरोप अमेरिका से बेहतर विकल्प है या हमें अब भी अमेरिका की तरफ ही देखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय लिखकर जरूर भेजें।